यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो एक एक करके इनको लेते हैं। ए पार्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नल वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। ये है ट्रू, और इसका रीजन क्या है? देखो, पहली बात तो ये ट्रू है। उसका रीजन है कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, उसमें केवल वैल्यू होती है, इसकी यूनिट होती है, बट इट डजेंट हैव डायरेक्शन, एंड सिंस इट डजेंट हैव डायरेक्शन इट इज अ स्केलर। है ना, कोई वेक्टर है, जैसे कोई वेक्टर है ये, बट अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपली हम उसको ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इसकी वैल्यू होगी, यूनिट होगी, बट इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, जो कि एक स्केलर की पहचान है, एक स्केलर ही होता है। तो हम लिखेंगे कि सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज जस्ट अ वैल्यू विद अ यूनिट विदाउट एनी डायरेक्शन, देयरफॉर इट्स ऑलवेज अ स्केलर। ओके, सेकंड पार्ट क्या कहता है, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर विद, इट इज रॉन्ग, आई मीन इट इज नॉट ट्रू, फॉल्स। क्यों ये फॉल्स है? देखो, तो हमारे पास कोई वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर, इसको हम वेक्टर ए नाम दे देते हैं, चलिए। अब अगर हम इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालें, ये सपोज एक्स एक्सिस से हमने इस तरफ इसका कंपोनेंट निकालना है, तो क्या होगा? तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, देखो, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये होगा ए एक्स, बट इसमें हम साथ में यूनिट वेक्टर भी लिखते हैं, तो ये इसका कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में अगर हमें देखना हो तो वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई जे। ए वाई वैल्यू है और जे यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम और डिटेल में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। ऐसे ही ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा अगर हम इतना पार्ट देखें तो ये स्केलर लग रहा है, बट इसमें डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो जो टोटल वैल्यू हो जाएगी ए की, ये क्या होगी? ये है, अगर हम सिंपली लिखें शॉर्ट में तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और एक्सपेंड करके लिखना हो तो ये हो गया, और डिटेल में लिखना हो तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा आई। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऑल्दो इतना आपको लिखने की ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं आप आंसर में, बट अगर लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, वेक्टर का कंपोनेंट है ये, एंड क्लियरली ये वेक्टर है बिकॉज जो इसमें आई है ये यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो ये जे है, ये भी यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर होता है वो वेक्टर होता है। ओके, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि लेट देयर बी अ वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? तो ये कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विच इज अ वेक्टर। ठीक है, इस तरह से आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। सी पार्ट है, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। मतलब टोटल पाथ लेंथ जो है ये हमेशा इक्वल होता है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पहली बात तो ये है कि ये फॉल्स है, और उसका हम एक रीज़न ये दे सकते हैं कि सपोज दैट ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है और कोई पर्सन यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू किया, ए से चला बी पे, सी पे, और यहाँ पे डी पे आया, और ये जो पार्क है ये 100 मीटर्स इसकी लेंथ है, 50 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। अगर ए से चलना शुरू किया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये है फाइनल जहाँ पे जर्नी एंड हुई। तो अगर हम कहें कि टोटल पाथ लेंथ क्या है, तो टोटल पाथ लेंथ में इसमें एक पूरा कवर होता है जितना एक्चुअल में चला है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ये तो ये कवर होगा, यानी ये हो जाएगा 100 + 50 + 100,
टोटल इज 250 मीटर्स, ये टोटल पाथ लेंथ है। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और वो क्लियरली 50 मीटर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं कि लेट देयर बी अ रेक्टेंगुलर पार्क ABCD, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग from A to B to C to D. Okay, he starts walking from A and then he goes to B, then to C, then to D. तो जो पाथ लेंथ है वो ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, एंड क्लियरली दे आर नॉट इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। बाय द वे, इक्वल कब होते हैं ये? तो टोटल पाथ लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल होते हैं इफ अ पर्सन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन हो और स्ट्रेट लाइन हो, देन दीज थिंग्स आर इक्वल, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। डी पार्ट है द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर, यानी जो एवरेज स्पीड होती है वो एवरेज वेलोसिटी से या तो ग्रेटर होती है, उसकी इक्वल होती है। अब पहली बात तो ये कि यह है ट्रू, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो, एवरेज स्पीड होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। अब चलो इसको इस तरह से लिखते हैं कि टोटल पाथ लेंथ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल या उससे बड़ा। ये ध्यान रखना, टोटल पाथ लेंथ इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों साइड हम टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, दोनों साइड टाइम से डिवाइड किया, सिंपल। अब देखो, पाथ लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? ये होता है एवरेज स्पीड। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन एज इट इज लगाएंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड है तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि हम डायरेक्शन नहीं उसमें ले रहे हैं, डायरेक्शन फिलहाल हम साइड रख रहे हैं, तो उसमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हम लिख रहे हैं इसीलिए। तो देयरफॉर वी कैन से कि ये जो है इससे ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है, और जो कि यहाँ पर ये जो बात कही गई है इसमें इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है? ग्रेटर और इक्वल, तो इट मीन्स इट इज ट्रू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब हमारे पास है ये पार्ट, 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू अ गिवन नल टू गिवन नल वेक्टर। यानी 3 वेक्टर्स अगर हैं, अगर वो एक प्लेन में नहीं हैं तो उनको एड अप करके नल वेक्टर कभी नहीं आएगा। यानी एक वेक्टर ए है, बी और सी, इनको प्लस करके 0 कभी नहीं आएगा अगर ये सेम प्लेन में नहीं है, इफ नॉट इन द सेम प्लेन। ओके, ये बात कही गई है और ये है ट्रू, बिल्कुल ट्रू है ये। उसका रीजन ये है कि अगर हमें 0 लेकर आना है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए प्लस बी है उसको होना पड़ेगा माइनस सी, इसके इक्वल, ठीक है ना? अब देखो सीन, सपोज दैट हमारे पास वेक्टर हैं ए और बी। सपोज दैट ये 2 वेक्टर हमारे पास हैं, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब इनका जो रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट आएगा, ये इस तरह से बनेगा, ऐसे डायगोनल जाएगा और ये इनका रिजल्टेंट है। तो ए और बी का रिजल्टेंट मान लीजिए आर है। ए और बी जो वेक्टर बी, इनको प्लस किया और वेक्टर आर मान लो ये आया। अब अगर हमको तीसरा वेक्टर चाहिए जिसकी वजह से इनको प्लस करके और ये 0 हो जाए, तो इसको होना पड़ेगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर कोई तीसरा वेक्टर हमें चाहिए तो वो वेक्टर होगा क्या? वो वेक्टर होगा जो यहाँ पर है इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ताकि जो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आया है आर, ये इससे कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं इसको वेक्टर सी नाम दे रहा हूं तो ये बिल्कुल आर के ऑपोजिट होना चाहिए। अगर इनको प्लस करके मैं सी नाम दे रहा हूं तो जो वेक्टर सी है ये इसको वेक्टर आर के ऑपोजिट होना चाहिए। यानी वेक्टर आर जो है इसको मैं अगर पलटूंगा ऑपोजिट साइड में इस तरफ, ये जितना बड़ा आर है उतना ही लेंथ हम लेंगे, तो ये ऑपोजिट साइड में
और इसको अगर मैं दे रहा हूँ वेक्टर सी नाम, तो फिर इस केस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तीनों का जो सम है ये 0 आएगा। ओके, अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, और ये तभी पॉसिबल है अगर ये सेम प्लेन में हो। बिकॉज देखो, ए बी और आर तो सेम प्लेन में है। प्लेन, आप इस जो आपके सामने जो पेपर दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, उसको एक प्लेन समझो। इस प्लेन पे ये है, और जो सी है ये बिल्कुल आर के ऑपोजिट है, तो ये भी सेम प्लेन में हो गया। तो इस वजह से ए बी और सी तीनों को सेम प्लेन में होना चाहिए, तभी जाके इनका जो सम है वो 0 होगा। अगर सेम प्लेन में नहीं है तो ये सम 0 नहीं होगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि ये जो रिजल्ट यहाँ पर है, इस रिजल्ट को लाने के लिए ए बी एंड सी हैव टू बी इन द सेम प्लेन, देयरफॉर इफ दे आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन दे कैन नेवर एड अप टू बी अ नल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसलिए ट्रू है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। आई होप आपको समझ आई होगी, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।